गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस को, रेसिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी इक्वल टू होता है 1/R। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट भी क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, मोह या ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी बोल देते हैं और मोहो भी बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? साइमन भी बोल देते हैं। साइमन को ऐसे। एक होता है हमारा कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को किससे डिनोट किया था? रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट किया था। तो सिग्मा होता है हमारा कंडक्टिविटी 1/रो। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हमने एक रिलेशन निकाला था कंडक्टिविटी के लिए, रेसिस्टिविटी के लिए m/n² टाउ। तो रो इक्वल टू हमने क्या निकाला था? m/n² टाउ। तो यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रेसिस्टिविटी की, जो हमने यूनिट की थी। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम मीटर। तो ओम मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद में एक रिलेशन बनाते हैं, एक डेरिवेशन करते हैं, रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। इट मीन्स करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है ऑलरेडी। क्या रिलेशन किया हुआ है? I इक्वल टू ANEVD। हमने रिलेशन किया हुआ है करंट डेंस, इसमें करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो I इक्वल टू ANEVD, VD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ANE, ED की E टाउ अपॉन में M। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो इसके बाद में कितना आ गया? AME² E टाउ अपॉन में M। ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे क्या है? ये I अपॉन A क्या होता है? J हो जाता है। तो कितना हो गया? I अपॉन A J NE² E टाउ अपॉन में M। I अपॉन J को, I अपॉन A क्या लिख सकते हैं? J लिख सकते हैं। M अपॉन में NE² टाउ, ये क्या होता है हमारा? ये होता है ये रो। तो कितना हो गया है? J इक्वल टू 1/रो इंटू में E। ये आ गया है J इक्वल टू सिग्मा इंटू में E। ये रिलेशन आता है हमारा किसके बीच में? करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ जाता है ये। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। इसके अंदर क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस में? सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो की वैल्यू हमने ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, M/NE² टाउ। तो R इक्वल टू M अपॉन L अपॉन A, M/NE² टाउ। तो यहाँ पे क्या है हमारा? E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, कंडक्टर की एरिया कांस्टेंट है। तो क्या चीज़ चेंज हो सकती है? रिलैक्सेशन टाइम। तो रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी के क्रॉसपोंडिंग इस रिलेशन के थ्रू एक चीज़, एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है यहाँ पे। अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी इंक्रीज। जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो गए? नंबर ऑफ कोलिजन विल ऑल्सो बी इंक्रीज। जब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम विल बी डिक्रीज। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज। तो देखो, जो ये एरो है, जो अपर एरो है वो इंक्रीजिंग के लिए शो कर रहा है, और जो लोअर एरो शो है ये डिक्रीजिंग के लिए शो। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल वाइब्रेशन की रेट हो जाती है। थर्मल वाइब्रेशन की रेट होगी तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी डिक्रीज एंड नंबर ऑफ कोलिजन विल आल्सो बी डिक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है हमारा, अगर हम कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, एक रिलेशन है आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस के अल्फा टी प्लस के बीटा टी स्क्वायर। तो अल्फा और बीटा क्या है हमारे, अल्फा और बीटा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है हमारे, अल्फा बीटा क्या है, कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जीरो हमारा, हम इसको क्या कर देते हैं, आर नोट है हमारा, आर नोट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम करते हैं तो रूम टेम्परेचर भी कंसीडर करते हैं। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर। जो बीटा टी स्क्वायर है ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हम इसको क्या कर देते हैं, ये बहुत स्मॉलर वैल्यू हो जाती है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है हमारी, आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस के अल्फा टी, ये हमारा मेन फॉर्मूला इस्टेब्लिश होता है यहाँ से। तो अल्फा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, आर टी इक्वल टू आर नोट प्लस के आर नोट अल्फा टी। तो ये हो गया आर टी माइनस के आर नोट इक्वल टू आर नोट अल्फा टी, और अल्फा इक्वल टू हो गया आर टी माइनस के आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू में टी। तो आर टी माइनस आर नोट, आर टी माइनस आर नोट क्या है हमारा, आर टी माइनस आर नोट है हमारा राइज, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नोट क्या था, आर नोट था ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ से। इसके बाद में इसकी जो हमारी ये यूनिट हो जाएगी, जो एसआई यूनिट है इसकी, ये हो जाएगी केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू जो हमारी मेटल कंडक्टर के लिए, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मेटल कंडक्टर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए। और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है इंसुलेटर के लिए। तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक एक्सेप्शन कह सकते हो इस चीज़ को कि सेमीकंडक्टर में जस्ट अपोजिट होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है हमारा, अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के केस में भी अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के अंडर में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्लास में सेल, बैटरी, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस और इन सब के बीच में रिलेशन, सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।